हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन आवर पेरिविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस पेपर 2 के लेसन नंबर 7 के बारे में, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। तो इस लेसन में हमने अब तक क्लीन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा है। हमने अपनी पिछली वीडियो में क्लीन टेक्नोलॉजी में किस तरह से माइक्रोब्स का रोल जो है एनवायरमेंटल पोल्यूशन को रोकने के लिए माइक्रोब्स इस्तेमाल होते हैं या फिर इनका रोल जो है वो इम्पॉर्टेंट है, वो हमने देखा। जैसे कि ऑयल स्पिल की कंसेप्ट जो है उसमें भी माइक्रोब्स का रोल जो है वो किस तरह से इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में हमने जानकारी ली। तो चलिए इस वीडियो में हम नेक्स्ट अपना टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे, दैट इज़ टेक्स्ट बुक पेज नंबर 85। टॉपिक इज़ माइक्रोबायल इनोकुलेंट। अभी माइक्रोबायल इनोकुलेंट, इसका वर्ड का मीनिंग क्या है? माइक्रोबायल यानी कि माइक्रोब्स का, इनोकुलेंट यानी कि कल्चर। जो माइक्रोब्स हम ग्रो करते हैं लैब में वगैरह, क्या किए जाते पर्पसली, हम ये सारे जो माइक्रोब्स यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं ये एनवायरमेंटली यूजफुल माइक्रोब्स हैं। तो इनको क्या किया जाता है? ग्रो किया जाता है और इनकी जो पॉपुलेशन है, कॉलोनीज जो है वो बढ़ाई जाती है। सम माइक्रोब्स कंटेनिंग इनोकुलेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ द फर्मेंटेशन। कुछ जो ऐसे माइक्रोब्स हैं तो वो उनका जो इनोकुलेंट है, जो कल्चर है, ये प्रोड्यूस किया जाता है कौन से मेथड से? फर्मेंटेशन के मेथड से, यानी कि फर्मेंट करके किसी भी चीज़ को वो माइक्रोब जो है हम वो ग्रो कर सकते हैं। दीज इनोकुलेंट्स आर द स्प्रेड ऑन द सीड बिफोर सोइंग एंड सम ऑफ द इनोकुलेंट्स आर रिलीज इनटू द प्लांट। अभी ये जो इनोकुलेंट है यानी कि कल्चर है, माइक्रोब्स का जो कल्चर है, तो वो क्या किया जाता है? सीड के ऊपर स्प्रे किया जाता है बिफोर सोइंग, मतलब ज़मीन में, मिट्टी में वो सीड डालने के पहले उस सीड को क्या किया जाता है? उस कल्चर में से स्प्रे किया जाता है। वो कल्चर उसके ऊपर, सीड के ऊपर स्प्रे किया जाता है, फिर वो सीड ज़मीन में सो किया जाता है। एंड सम ऑफ द इनोकुलेंट्स आर रिलीज इनटू द प्लांट्स। एंड कुछ ऐसे इनोकुलेंट्स है यानी कि माइक्रोब्स के कल्चर हैं, वो क्या किए जाते हैं? प्लांट में रिलीज किए जाते हैं। माइक्रोब्स इन द इनोकुलेंट्स हेल्प्स इन अ प्लांट ग्रोथ। अभी जो माइक्रोब्स है इनोकुलेंट के, यानी कि माइक्रोब्स का जो कल्चर है, वो कल्चर के जो जितने भी माइक्रोब्स हैं वो क्या करते हैं, किस चीज़ में हेल्प करते हैं? तो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं बाय सप्लाइंग न्यूट्रिएंट। उनका रोल क्या रहता है माइक्रोब्स का? वो प्लांट को न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं। एंड दे इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ वेजिटेरियन फूड। और ये माइक्रोब्स एक बार प्लांट में चले गए तो उसका वेजिटेरियन फूड जो है, यानी कि उसकी क्वालिटी जो है उस पर्टिकुलर प्लांट की, वो बढ़ाते हैं। सो सोल्यूशन कंटेनिंग एज़ेटोबैक्टर एंड आर्टिफिशियल नाइट्रोजिनेज इज यूज्ड इन द ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये एग्जाम्पल आपको लिखना है। एज़ेटोबैक्टर जो है, सो सोल्यूशन कंटेनिंग एज़ेटोबैक्टर का अगर सोल्यूशन आप लेते हैं, एंड आर्टिफिशियल नाइट्रोजिनेज इज यूज्ड इन द ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसमें बिल्कुल किसी भी तरह का केमिकल यूज़ नहीं किया जाता प्लांट जो है ग्रो करने के लिए, वो फार्मिंग जो रहता है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिससे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह सारे नेचुरल वे से ग्रो किए जाते हैं। तो उसमें, उस ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये जो एज़ेटोबैक्टर है एंड नाइट्रोजिनेज, आर्टिफिशियल नाइट्रोजिनेज जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो है, सॉइल पोल्यूशन ऑकरिंग ड्यू टू द केमिकल फर्टिलाइजर इज प्रिवेंटेड ड्यू टू द यूज ऑफ दिस सोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन भी कम होता है या फिर प्रिवेंट होता है केमिकल फर्टिलाइजर्स, ड्यू टू द केमिकल फर्टिलाइजर प्रिवेंटेड ड्यू टू द यूज ऑफ दिस सोल्यूशन। क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में जैसे मैंने बताया कि केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं कर रहे, तो केमिकल फर्टिलाइजर्स अगर हम यूज़ नहीं करेंगे तो सॉइल का पोल्यूशन भी नहीं होगा। सो ये चीज़ अच्छी हो जाती है इस केस में। नेक्स्ट है फ्लोरोएसिटामाइड लाइक केमिकल्स। ये अंडरलाइन करके लीजिए, फ्लोरोएसिटामाइड like a chemicals are mixed with the soil due to the use of chemical pesticide in agriculture। अभी जो लोग केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं तो उस केमिकल्स पेस्टिसाइड में फ्लोरोएसिटामाइड के
जो केमिकल्स रहते हैं फ्लोरोएसिटामाइड नाम का, तो वो केमिकल जो है वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाता है। हालांकि हम पेस्टिसाइड एज अ पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो जो है पेस्टिसाइड स्प्रे करते वक्त वो सॉइल में तो गिरने वाला है, इस वजह से सॉइल का पोल्यूशन हो जाता है। दीज प्रूव टू बी द हार्मफुल टू द अदर प्लांट। और ये जो है फ्लोरोएसिटामाइड एक बार प्लांट के ऊपर, मतलब एज अ पेस्टिसाइड हम अगर देते हैं प्लांट को, लेकिन वो बाकी के प्लांट्स को भी हार्म करता है, हार्म पहुंचाता है, एंड एनिमल एज वेल एज कॉजेस स्किन डिजीजेस टू द ह्यूमन। और ये जो है फ्लोरोएसिटामाइड ऐसे क्या करता है, तो एनिमल्स के लिए भी ये हार्मफुल है और स्किन डिजीजेस होते हैं ह्यूमन बींग्स में भी। तो ये जो है सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ये क्या है, तो केमिकल फर्टिलाइज़र्स है हम कह सकते हैं। तो इस वजह से इसका इस्तेमाल, फ्लोरोएसिटामाइड जो है एक तरह का केमिकल है, एज अ पेस्टिसाइड हम यूज़ कर रहे हैं उसको एग्रीकल्चर में। तो जितने भी हम, याद रखिए, केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ करेंगे, इस वजह से क्या होने वाला है, सॉइल को नुकसान होने वाला है, क्रॉप्स को नुकसान होने वाला है। और ऐसे क्रॉप्स अगर हम खाएंगे तो उसका हमारी बॉडी के ऊपर भी असर होने वाला है। तो यही चीज़ यहाँ पर उन्होंने बताई है। ये जो प्लांट्स है इस तरह से ग्रो किए हुए, जो केमिकल्स का यूज़ करके प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र्स है या फिर केमिकल पेस्टिसाइड्स है, तो वो प्लांट जो है वो एनिमल्स के लिए भी हार्मफुल है एंड ह्यूमन बींग्स के लिए भी हार्मफुल है। दीज पेस्टिसाइड्स इन द सॉइल कैन बी डिस्ट्रॉयड विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोब्स। अभी ये पेस्टिसाइड्स जो है अगर यूज़ भी किया और उनको डिस्ट्रॉय अगर करना है इन पेस्टिसाइड्स को, तो वो किस चीज़ से, किसकी हेल्प से कर सकते हैं हम, तो माइक्रोब्स की हेल्प से कर सकते हैं। यहाँ पर फिर से माइक्रोब्स का रोल इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ऑलवेज रिमेंबर में आपको बताया गया है, प्लास्टिक बीइंग यूज्ड फॉर स्टोरिंग द गार्बेज इज़ अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीलैक्टिक एसिड। ये क्या है, जो प्लास्टिक हम यूज़ करते हैं फॉर स्टोरिंग द गार्बेज स्टोर करने के लिए, इज़ बायोडिग्रेडेबल। ये प्लास्टिक की पॉलीथीन आपने देखी है, अलग अलग कलर्स में आती है, स्पेशली ब्लैक कलर या फिर जो ब्लू कलर। तो प्लास्टिक की जो पॉलीथीन है वो ऐसे ही बायोडिग्रेडेबल पॉलीलैक्टिक एसिड से बनाई जाती है, जो इजीली डिग्रेड हो सके। सच अ मटेरियल शुड बी यूज्ड एज पर द नीड ओनली। लेकिन उन्होंने क्या कहा है, ये प्लास्टिक है, ये डिग्रेड हो रहा है, लेकिन फिर भी हमें उसका इस्तेमाल जो है जब ज़रूरत पड़े तभी करना चाहिए। एंड एनवायरनमेंट शुड बी सेव्ड। और इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं। प्लास्टिक के बैग्स जो हैं तो वो डिग्रेड हो सकती है, लेकिन कौन सी, गार्बेज स्टोर करने वाली बैग जो है वो, तो उनका थिकनेस जो है वो आपने देखा होगा वो भी कम रहता है, बहुत थिन रहती है ये बैग्स। तो इस वजह से ये इजीली डिग्रेड हो जाती है। और ये किससे बनी रहती है, पॉलीलैक्टिक एसिड से बनी रहती है। ये पॉलीलैक्टिक एसिड उसमें जो रहता है ये क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में इसके ऊपर। नेक्स्ट चलिए देखते हैं कंसेप्ट। एक्सप्लेन द टर्म के लिए ये कंसेप्ट आ जाती है एग्जाम में, बायो इंसेक्टिसाइड के बारे में एक्सप्लेन कीजिए। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ बायो इंसेक्टिसाइड क्या है, चलिए देखते हैं। Bacterial and fungal toxins which can destroy the pest and pathogen can be directly integrated into the plants with the help of the biotechnology। अभी टेक्नोलॉजी जो है साइंस की तो इतनी आगे चली गई है, तो आप देख सकते हैं कि बैक्टीरियल एंड फंगल टॉक्सिन, बैक्टीरिया या फिर फंगी के जो टॉक्सिन है, विच कैन डिस्ट्रॉय द पेस्ट एंड पैथोजन, जिनमें एबिलिटी है बैक्टीरिया के या फिर फंगी के भी टॉक्सिन अगर लेते हैं हम, तो वो टॉक्सिन इतने इफ़ेक्टिव है कि वो टॉक्सिन क्या कर सकते हैं, पेस्ट है या फिर पैथोजन है उनको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर हम ये बैक्टीरिया के या फिर फंगी के जो टॉक्सिन है डायरेक्टली हम किस में, प्लांट में इंजेक्ट करते हैं, प्लांट में छोड़ देते हैं, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, वो प्लांट को कभी पेस्ट या फिर पैथोजन का इन्फेक्शन नहीं होगा, वो
पेस्ट को या फिर पैथोजन को किल कर सकते हैं। इस तरह से ये बैक्टीरिया एंड फंगी के टॉक्सिन हैं। बीइंग अ टॉक्सिक टू द इंसेक्ट दे डू नॉट कंज्यूम द प्लांट। अगर ये जो है टॉक्सिक बैक्टीरियल एंड फंगल टॉक्सिन अगर हमने प्लांट में अगर रिलीज़ किए बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से, तो क्या हो जाएगा, ये टॉक्सिन प्लांट के अंदर चला जाएगा और इस वजह से इंसेक्ट है या फिर कोई टॉक्सिक कोई भी कुछ भी पेस्ट है किसी भी तरह की, वो क्या करती है, वो कंज्यूम नहीं कर पाती ये प्लांट। यहाँ पर डायग्राम में दिखाया है पूरी तरह से कैटरपिलर फीडिंग ऑन द लीफ, ये इस तरह से प्लांट को डैमेज करते हैं। सो ये चीज़ें नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये क्या हो जाएगा, प्लांट जो है अगर वो खा भी लेते हैं, वो उनके लिए पेस्ट के लिए इसके लिए ये क्या हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा प्लांट्स। एंड सिमिलर टू द बैक्टीरिया, और बैक्टीरियाज के लिए भी सम स्पेसीज ऑफ द फंगी एंड द वायरसेस आर द यूजफुल एज अ पेस्टिसाइड। कुछ जो स्पेसीज है, फंगीज की स्पेसीज ले लो या फिर कुछ वायरसेस जो है, वो भी पेस्टिसाइड एज अ पेस्टिसाइड हमारे लिए यूजफुल है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, ये MCQ के लिए पूछा जाता है, स्पिनोसैड नाम का एग्जाम्पल है। तो अगर एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है या फिर MCQ में, कि ऐसे कौन से ये है प्रोडक्ट है, बायोपेस्टिसाइड का नाम लिखिए, तो स्पिनोसैड का नाम आप लिख सकते हैं। स्पिनोसैड अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द फर्मेंटेशन ऑफ बायोपेस्टिसाइड। बायोपेस्टिसाइड का ये क्या है, फर्मेंटेशन से बना हुआ ये एक बाय प्रोडक्ट है स्पिनोसैड नाम का। तो इसका यूज़ भी किया जाता है एज अ पेस्टिसाइड करके। तो इस तरह से हम ये जो है पेस्ट जो है वो पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज बैक्टीरियल एंड फंगल टॉक्सिन्स की हेल्प से, जो वो पेस्ट के लिए सिर्फ हार्मफुल रहेंगे, ना कि ह्यूमन बीइंग के लिए या फिर ना कि दूसरे एनिमल्स के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है और इससे क्या हो जाएगा, नेचुरली हम पेस्ट को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी केमिकल पेस्टिसाइड। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा लेसन जो है, लेसन नंबर 7 दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, हमने फिनिश किया है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तो तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए, और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।